दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरा ये चैनल ETFs के रिगार्डिंग है। मैं इस पे ETFs के रिगार्डिंग सारी जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों, इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था जिसमें मैंने निफ्टी 20, बैंक 20 और सिल्वर 20 पे जो क्या व्यू होने वाला है वो मैंने इस पर शेयर किया था। ये मैंने कल एक वीडियो डाला था, ठीक है। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं आज फिर 2 ETFs के बारे में बताऊंगा, उस पर अपना व्यू दूंगा कि मंडे को उसमें क्या हो सकता है, क्या बाइंग लेवल्स होगा, कहां तक गिरावट होगी, इन्हीं सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा जो आज का पहला ETFs है वो है PSU बैंक 20। तो हम लोग क्या करते हैं, PSU बैंक 20 का मैंने चार्ट ओपन किया है। आप लोगों को चार्ट क्लियर विजिबल होनी चाहिए क्योंकि बहुत भाई का कमेंट्स आया था, तो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए ये चार्ट और कैंडल्स वो उनका कहना था कि सर क्लियर दिखता नहीं है। तो चलिए आज शायद दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से मैंने ठीक बनाया है, इसको देख सकते हैं आप। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरा ये ऐसा नहीं कि मैं जो इसमें कहता हूँ सेम वही होगा, मैं कोई भगवान हूँ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, डाटा देख के या जो कैंडल्स कह रहा है, जो चार्ट कह रहा है, उसी के बारे में अपना व्यू रखता हूँ। सिर्फ मेरा ये कहना है। बाकी हर एक इंसान की व्यू अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप इस व्यू को ना माने या आपका व्यू कुछ और हो, मेरा व्यू से आप एग्री ना करें, ये बिल्कुल हो सकता है। सभी का व्यू अलग अलग, सबका देखने का नजरिया अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इसको देख लेते हैं कि ये जो मैंने लगाया है एक सपोर्ट, आप देखेंगे सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। पहले तो बहुत लोग कंफ्यूज ना करें सर ये सब क्या खींच दिए। ये 200 MA है, ऑरेंज कलर, और रेड कलर है 300 MA, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये मैंने 2 सपोर्ट लाइन लगाया हुआ है। ये जो सपोर्ट लाइन है वो 73.63 पे लगाया हुआ है और दूसरा सपोर्ट लाइन है 70.58 पे, ठीक है। आप देखेंगे बिल्कुल आपको यहाँ क्लियर विजिबल हो रहा होगा। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा इधर लाके दिखाता हूँ आपको और बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख सके आपको। देखिए, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये बिल्कुल 300 MA पे सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया कि 3 और 2 जो ये सपोर्ट है, ये जो 2 ऑलरेडी पहले सपोर्ट ले चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों जगह जो आप सपोर्ट देख रहे होंगे ये बिल्कुल 300 MA पे ही सपोर्ट लिया गया है, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट कहाँ है, बिल्कुल 300 MA पे सपोर्ट लिया गया है। तो हम लोग यही प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं कि इस बार भी वो 300 MA से सपोर्ट लेके शायद रिवर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है, क्योंकि देखिए मार्केट को हम लोग डाटा और जो भी चीजें हैं, कैंडल्स, चार्ट्स वगैरह देख के बिल्कुल प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हाँ भाई इतना होगा। लेकिन अगर कोई न्यूज आती है तो उसके हिसाब से फिर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वो सारा आपका प्रिडिक्शन, ये सारा चार्ट वगैरह सब वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं नहीं करता हूं। साथ ही चलिए हम लोग न्यूज पे नहीं चलते हैं। न्यूज क्या आ सकती है मैं वो भी बता देता हूं। आज GST काउंसिल की बैठक है, ठीक है। मैं न्यूज की बात क्यों किया वो भी मेरा कारण सुन लीजिए। आज GST काउंसिल की बैठक है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, मार्केट को शायद पसंद आती है तो अच्छी बात है, वो वहां से रिवर्ट हो जाएगा। अगर नहीं आती है, उनको पसंद नहीं आया, मार्केट को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो शायद उसमें गिरावट और होगी। तो वही मैंने कहा कि अगर गिरावट होती है तो कहां तक होगी, या तो ये जो लाइन मैंने सपोर्ट दिया है 70.58 तक का, ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। यहां तक मेरा प्रिडिक्शन है गिरावट होनी चाहिए। साथ ही गिरावट और भी आगे तक हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहीं तक गिरावट होगी, ठीक है ना, गिरावट आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वहां तक गिरावट जाएगी, लेकिन मेरा फिलहाल जो प्रिडिक्शन है यहां तक गिरावट होनी चाहिए 70.58 तक, ठीक है। चलिए, एक सर का और सवाल था कि वो शायद PSU बैंक 20 में उन्होंने 85 के आसपास शायद ऐसे ही कुछ उनका कमेंट्स था कि वो शायद बल्क में बाइंग किए हुए हैं। बल्क है या क्या ये तो नहीं पता, क्योंकि उन्होंने लॉट साइज मेंशन किया नहीं है। अगर उन्होंने लॉट साइज के हिसाब से, या जो मैं स्ट्रेटेजी बता चुका, मैंने इस PSU के बारे में पहले भी अपना स्ट्रेटेजी शेयर किया है कि इसमें जो खरीदारी की होनी चाहिए, कितनी गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें शेयर किया हुआ है कि ये वोलेटाइल में आता है, ठीक है। इसमें कोशिश करना चाहिए मिनिमम 6% की गिरावट पे कोशिश कीजिए, इसमें मिनिमम 6% की गिरावट पे खरीदारी करने का, ठीक है। इसमें मिनिमम कोशिश कीजिए 6% की गिरावट पे खरीदारी करने का, ठीक है। ये मेरा व्यू कहता है, ठीक है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपना व्यू रखने के लिए। मेरा कहता है कि 6% की गिरावट पे मिनिमम हमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है।
6% के गिरावट पे, ठीक है। आप और इसमें सुरक्षित चलना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा के 8% कर लीजिए या 10% तक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर है पीएसयू बैंक 20 का, इसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। 30% 35% तक ये आराम से गिरता है, ठीक है। और अभी जो गिरावट हुई है, ठीक है, अभी जो गिरावट हुई है वो कितना हो चुका है, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो गिरावट हुई है कितना हो चुका है इसमें गिरावट। तो इसका टॉप क्या था, 90 का इसका टॉप था। हम लोग यहाँ टॉप पे रख देते हैं इसको, और जब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो अभी फिलहाल जो ये गिरावट है 17 से 18% के आसपास है। और जो गिरावट हुई थी लास्ट फ्राइडे को, लगभग इसमें 19% के आसपास गिरावट हुई थी। ये यहाँ से रिकवरी हुआ, और जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं 70 के आसपास, वहाँ तक जाने में ये लगभग 22% की गिरावट हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर आपको दिख गया। तो इससे क्या, देखिए ये जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल हूबहू यही हो जाएगा या मैं भगवान हूँ, इतना जानकार रहता तो मैं समझ नहीं सकते हैं। तो ये एक प्रिडिक्शन होता है, अगर मार्केट सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है ये सही हो जाए, ठीक है। इस प्रिडिक्शन से क्या होता है, देखिए फायदा क्या होता है। जैसे कि एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया था, सर मैंने यहाँ ले लिया है, अगर वो लॉट साइज को बिल्कुल फॉलो किए हुए हैं तो फिर उनको डरने की कोई बात नहीं है। वो कह रहे कि मैं वहाँ फंस गया, फंसने वाली वर्ड ही नहीं बोलनी चाहिए। क्यों, अगर मैं लॉट साइज को फॉलो किया हूँ, मैंने 2 लॉट ही लिया है वहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, आपके पास तो और 3 लॉट का पैसा होना चाहिए। अगर आप बल्क बाइंग कर लिए हैं तब तो आपने ये गलती की है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है चाहे कितना भी अच्छा ETF क्यों ना, बल्क बाइंग नहीं करना है। हमेशा जो स्ट्रेटेजी बताया गया है, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही फॉलो करना है, आप अपने से भी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। नहीं भाई मैं एक लॉट इतना % गिरावट पे लूंगा, दूसरा लॉट इतना % गिरावट पे लूंगा, अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वो तो मैंने एक फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। तो बस समझ गए इन सारी बातों को। पीएसयू के बारे में आप सारी बातें जो भी है, मैंने मंडे का जो व्यू है इसमें आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं। क्या मंडे को वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कुछ बताता है कि क्या हो सकता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पीएसयू बैंक 20 का हम लोग एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा उससे अंदाजा लग जाता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। कितनी खरीदारी लास्ट डे में हुई थी। तो हम लोग इसका वॉल्यूम्स में चले जाते हैं और इसका वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं क्या रहा था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स जो हम लोग देख रहे हैं 20 दिसंबर का, तो नॉर्मल वॉल्यूम से कोई खास ऐसा वॉल्यूम्स इसमें दिख नहीं रहा है। 21 लाख का वॉल्यूम है, तो ऐसा कोई नॉर्मल वॉल्यूम है, क्योंकि नीचे उससे ज़्यादा वॉल्यूम जा चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल से इसमें कोई खास बाइंग हुई नहीं है। साथ ही हम लोग इसका क्या देख लेंगे, एक बार डिलीवरी पोजीशन आपको यहाँ शो हो रहा होगा 62.25% है, मतलब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा बाइंग हुई नहीं है। तो इसका मतलब यही मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इसमें गिरावट जो मैंने कहा 70 तक होने की, वो मुझे लग रहा है 70 तक ये जाना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन 70 तक जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बाइंग हो नहीं रही है ज़्यादा, ठीक है। चलिए ये मेरा व्यू था पीएसयू बैंक 20 पे। अब मेरा सेकंड ETF पे जो व्यू है, साथ ही साथ जो भाई साहब बताए थे कि मैं 85 पे फंस गया हूँ, उनको भी मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ गलती किए हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, मैंने कैसे लॉट साइज लगाना, क्या स्ट्रेटेजी से चलना पीएसयू में, इसके वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको प्लीज विजिट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट ETF पे चलते हैं, जूनियर बीज। मेरा नेक्स्ट ETF क्या है, जूनियर बीज, जिसको जूनियर बीज क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 को रिप्लिकेट करता है, ठीक है। जूनियर बीज आप देख सकते हैं कि जूनियर बीज में पहले गिरावट अभी कितनी हुई है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक वोलेटाइल ETF है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको लेके चल रहा हूँ तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें लगभग गिरावट 10, 10.5, 11% के आसपास गिरावट है। और जो बीच में गिरावट आई थी यहाँ पे, वो लगभग 15% के आसपास गिरावट आई थी। तो अभी फिलहाल ये देखेंगे आप, जूनियर बीज अपने बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, या सपोर्ट भी वही है जहां 200 मूविंग एवरेज जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये क्लियर विजिबल हो रहा होगा, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है, एकदम उसी पे सपोर्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका प्रीवियस डाटा भी देख लेते हैं, क्या वो सपोर्ट लेता है तो क्या उसको फॉलो करता है या फिर तोड़ देता है, ये भी तो देखना होगा। तो आप देखेंगे अभी हम प्रीवियस चल रहे हैं 2024, अब हम लोग 23 में जा रहे हैं। 23 में भी इसने इसको फॉलो किया है, बिल्कुल फॉलो किया है। आपको यहाँ पे गिरावट दिखेगी कहाँ पे, 23 में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
ये इस सीजन में गिरावट दिखेगी। और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, इसमें ये थोड़ा सा जब कभी कभी इसमें साइडवेज भी होता है, ये देखिए ये इस पीरियड में साइडवेज रहा है, फिर आप यहाँ भी देखेंगे कि ये इस पीरियड में भी साइडवेज रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी साइडवेज चलता है, तो आप कहेंगे सर जब साइडवेज चलता है फंस जाएगा, पैसा फंसे रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों वोलेटाइल काउंटर है, पीएसयू और जूनियर। तो इस सब में कोशिश कीजिए, कभी कभी देखिए जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसमें आप लॉट साइज को कम कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, उसमें लॉट साइज 50,000 का रखा है, तो मेरा ये सोच होता है, मैं खुद ये करता हूं, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा क्या मैं इसको कर रहा हूं कि नहीं, मैं अपने एग्जांपल से भी दिखाऊंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाया कि मैं क्या करता हूं वोलेटाइल में। वोलेटाइल काउंटर में क्या करना है कि आपको क्वांटिटी कम कर देनी है, मतलब वहां पे वही लॉट साइज फॉलो मत करिए, वहां पे लॉट साइज थोड़ा और कम कर दीजिए ताकि थोड़ा रिस्क और कम हो जाए। 50K का है तो चलो यहाँ पे लॉट साइज मैं 30K का रखूंगा, 25K का रखूंगा, फिर गिरावट होगी तो लगाऊंगा, तो थोड़ा लॉट साइज कम। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इस वोलेटाइल है तो इसमें जब ये भागता भी है तो उतना ही ज्यादा रिटर्न देता है, तो लोग रिटर्न के लालच में आके थोड़ा अपना बल्क बाइंग कर लेते हैं या फिर ज्यादा बड़ा इसमें लॉट साइज ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा बचना चाहिए, ये मैं अपना व्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। थोड़ा लॉट साइज को कम रखिए इसमें, ठीक है। तो आप इसमें देख लिए जूनियर बीज में। और मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने ये भी कहा था कि जब भी आप खरीदिए किसी एक कंपनी के ईटीएफ में 2 लॉट से ज्यादा नहीं लेना है। तीसरा लॉट जब बाइंग करने का मन हो तो अपना क्या करना है, अब बाइंग लेवल आ रहा है तीसरा का, तो आप क्या कीजिए हमेशा उसको चेंज कर दीजिए, दूसरे कंपनी का ले लेंगे या दूसरे अकाउंट में ले लेंगे, दूसरा अकाउंट, दूसरा अगर डीमेट अकाउंट है तो उसमें बाय कर लेंगे, ये कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है हमको एवरेज नहीं करना पड़ता है, एवरेज मत कीजिए ईटीएफ को, ठीक है। एक ईटीएफ को अगर एवरेज करेंगे तो आप प्रॉफिट सही से नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ। इसलिए इस चीज पे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग का, अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो का बेनिफिट्स के बारे में, तो उसको आप जरूर विजिट कीजिए, तो शायद मेरी ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए इसका क्या है। हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का इसमें 2 लॉट लग चुका है तो उसका अल्टरनेटिव है नेक्स्ट 50i करके ईटीएफ है, वो आईसीआईसीआई का एक ईटीएफ है, ठीक है। अगर इसमें किसी का हो चुका है 2 लॉट तो तीसरा लॉट उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। बाकी अगर आपको और भी नेक्स्ट 50 का और भी ईटीएफ्स हैं, अगर उसमें आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है किसी में तो वो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बशर्ते वो वॉल्यूम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि एक दिन वॉल्यूम दिया दूसरे दिन वॉल्यूम ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए, मैं इसलिए इन सब चीजों को बता देता हूँ छोटी छोटी बातों को बीच में, ताकि आपको लगता होगा सर वीडियो लंबा कर रहे हैं। वीडियो में लंबा नहीं कर, बल्कि छोटी छोटी बातों को बता, यही गलतियां आपसे हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग जूनियर 20 का भी एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम और इसका डिलीवरी पोजीशन क्या रहा था लास्ट डे। चलिए, जूनियर 20 को हम लोग देख लेते हैं। जूनियर 20 का हम लोग डिलीवरी पोजीशन है 75% का डिलीवरी पोजीशन था इसका, मतलब ये भी न्यूट्रल में है, इसका भी डिलीवरी पोजीशन न्यूट्रल है। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम चेक करेंगे तो इसमें देखिए, जैसे देखिए इसमें कंसिस्टेंसी है वॉल्यूम में 3 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख ऐसे ही चल रहा है, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम रहा है, कोई ज्यादा वॉल्यूम रहा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी अगर गिरावट होती है मार्केट में तो इसमें भी होगी गिरावट, ठीक है। वॉल्यूम लगभग नॉर्मल वॉल्यूम है, कोई खास एक्सेस बाइंग हुई रहती तो हम कह सकते थे इसमें बाइंग ज्यादा हो सकती है या फिर गिरावट कम होगी। चलिए, ये दोनों ईटीएफ्स का व्यू मेरा खत्म हो रहा है। अब हम लोग क्या चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। भाई साहब का एक क्वेश्चन और था कि सर एलटी गिल्ट बीज जो आप बताते हैं और लिक्विड बीज बताते हैं, लिक्विड बीज में और दोनों में बाइंग कैसे करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है सर, दोनों ईटीएफ्स है, ठीक है। लिक्विड बीज और एलटी गिल्ट, एक लिक्विड फंड है और एक बॉन्ड है, दोनों में बाइंग बिल्कुल ईटीएफ की तरह करते हैं, सिंपल है। बाइंग जैसे बाइंग सेलिंग ईटीएफ में होती है वैसे उसमें होती है, बस यही है कि लिक्विड बीज में 1-2 पैसे में ही वो चलता रहता है, सब दिन ट्रेड होता है, और आपका बॉन्ड है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। लिक्विड बीज में 5% का रिटर्न मिलता है साल का, इसमें 9% का मिलता है बॉन्ड में, गिल्ट बीज में, बस यही सारे फर्क हैं और कुछ नहीं। और एक चीज मैं और अपने होल्डिंग्स में दिखा देता हूँ, जैसे देखिए मेरे पास भी लिक्विड बीज है, तो इसमें जो लिक्विड बीज में जो आपको मिलेगा प्रॉफिट वो कैसे मिलता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमेशा डिविडेंड के तौर पे मिलता है। जब आप जैसे कि कोई किसी ने 1000 रुपये ले लिया एक क्वांटिटी, ठीक है,
एक सप्ताह 10 दिन बाद देखेंगे तो उसमें जब कुछ क्वांटिटी आपको क्रेडिट होगा तो आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा 1000 से घट के 999 हो जाएगा, 998, 997, 996 ऐसे ही घटता जाता है। तो आप कहेंगे कि इतने पे तो मैंने खरीदा ही नहीं था, तो वो एवरेज डाउन होता है, ऑटोमेटिक होता है, आपने तो खरीदा ही नहीं है। बट क्या करेगा वो आपको देखिए यहाँ जैसे डिविडेंड के रूप में क्रेडिट करता रहता है। जैसे कि देखिए ये डिविडेंड के रूप में हमको कुछ क्वांटिटी 0.063 क्वांटिटी हमको दे दिया, ठीक है, तो वो हमको दिखने लगा, वही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें इसी तरह, लेकिन बॉन्ड में बिल्कुल ETF की तरह होता है, जैसे आप निफ्टी 20 खरीदते हैं बिल्कुल बॉन्ड उसी तरह चलता है, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये तो ऊपर जाता नहीं है, ये तो हमेशा कंसिस्टेंट 1000 1 पैसा 2 पैसा 1 पैसा ऊपर नीचे करता रहता है। ये तो ऊपर जाता नहीं, तो कई लोगों का ये सवाल हो सकता है मन में, सर जब ऊपर ही नहीं जा रहा तो प्रॉफिट कैसे बनता है, ये क्वेश्चन हो सकता है लिक्विड बेस में। तो इसमें प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिलता है। चलिए क्लियर हो गया, ये भी टॉपिक मैंने बता दिया, भाई का सवाल था, ठीक है। आपने इसका वॉल्यूम भी देख लिया। चलिए और मैं एक चीज दिखाता जो मैंने कहा अभी आपको, मैं अपने पोर्टफोलियो से दिखा देता हूँ आपको, शायद मैं इसलिए एग्जांपल दिखाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मैंने क्या कहा था, जैसे देखिए मैंने सिल्वर बीज 2 लॉट, मेरा 1 लॉट 10K का है, तो इसमें देखिए लगभग 20,000 पूरा हो गया। तो मैंने क्या किया, जो फ्राइडे को गिरावट हुई थी तो मैंने क्या किया, सिल्वर आई मतलब ICICI का मैंने दूसरे कंपनी में अपना लॉट स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे लॉट, देखिए मेरा लॉट शायद 10K का, लेकिन मैंने कितने से स्टार्ट किया, देखिए 5000 के आसपास से स्टार्टिंग किया। क्यों, इसमें गिरावट अभी और हो सकती है, इसलिए मैंने उसको देखते हुए इसमें कम से स्टार्ट किया। सेम उसी तरह आप देखेंगे जैसे मून 100 का मैंने स्टार्टिंग किया, मून 100 कहाँ है, अभी हाई पे था, ठीक है। मेरा इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन मैंने कहाँ से शुरू किया, 10K से नहीं शुरू किया, मैंने मून 100 को शुरू कहाँ से किया, 5K से, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा गिरावट हुई रहती तो मैं इसमें एक लॉट जो पूरा 10K का है वहां से शुरू करता, ठीक है ना, लेकिन मैं वेट किया, पहले 5K का लगाया। तो जो मैं कह रहा हूं वो मैं करता हूं, मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा अगर मैं कुछ बताता हूँ आपके लिए अगर ये काम आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ में बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन ये मैं कहूँगा नहीं। अब मेरा यही रहेगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मैं रिक्वेस्ट अब नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत दोस्तों का रहता है कि नहीं सर वीडियोस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। तो अगर मेरा वीडियोस पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको मेरे चैनल्स के बारे में बता सकते हैं कि वो भी ETFs के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।